नेतृत्व गुरुकुलों में तैयार होता था, अब वापस हिंदुस्तान का नेतृत्व हमारे आचार्य कुलम और वैदिक गुरुकुलम में तैयार हो गया। ऐसा बनाना, ये सब लोग ने, इनको बड़ा गुमान होता था। आज भी एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे, टाइम मांग रहे थे, मैंने कहा चलो दे देते हैं, तो आपको भी दे देते हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। इस साल तो हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च हो रहा था पतंजलि के ऊपर, अगले साल पूरी दुनिया में पतंजलि पर रिसर्च होगा, रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे, उसके ऊपर कई तरह के अनुसंधान किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पतंजलि एक ऐसा संकल्प है जिस स्वदेशी की लोगों ने एक तरह से हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की खादी की मौत हो चुकी थी, स्वदेशी का जो आंदोलन दम तोड़ रहा था, जिसकी मौत हो चुकी थी, उस आंदोलन को हमने सत्य संकल्प और पुरुषार्थ की ताकत से खड़ा किया। बहुत बड़ा काम करना है, ये साधारण काम नहीं है। तो ये एक पक्ष स्वदेशी का है, अपने साथ जुड़ा हुआ। अब वापस आ रहा हूं, योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा। योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा, यह हमारे उपचार के मुख्य साधन है। और हमारा मिशन है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति। यही पतंजलि योग पीठ का मिशन है, अभियान है, आंदोलन है, कर्तव्य है, लक्ष्य है, ध्येय है। योग, आयुर्वेद, वैदिक संस्कृति, स्वदेशी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी। स्वदेशी एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है, जो खेती से लेकर के भाषा, वेशभूषा, भजन, भोजन, भाव, संस्कृति से लेकर के सब संदर्भों में, गौ से लेकर के, माने पशु पंछियों से लेकर के, सब जगह स्वदेशी। स्वदेशी बहुत बड़ा दर्शन है। इसको समझने में आपको थोड़ा विवेकशील होना पड़ेगा, विचारशील होना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपके भीतर एक गहरी संवेदना होनी चाहिए। और हमने, ये तो अभी वक्त नहीं था, नहीं तो उस संदर्भ में भी आपको बताते, बस संक्षेप में इसको बता देता हूं। जो स्वदेशी खेती का काम चल रहा है ना अपने यहां, 1 एकड़ जमीन में हमने 3 से 5 लाख रुपए की उपज यहां पर प्राप्त की है। 1 एकड़ जमीन में 3 से 5 लाख रुपए की उपज। और हमारा संकल्प क्या है? कम लागत, ज्यादा उपज। अभी तक स्वदेशी खेती के बारे में, विश्व मुक्त कुदरती खेती के बारे में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में, जो भी अलग अलग नाम कुछ भी दे लो इसके, विश्व मुक्त कुदरती खेती बोलो, नेचुरल फार्मिंग बोलो, जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोलो, महाराष्ट्र आदि में सेंद्रीय खेती आदि बोलते हैं, कुछ भी नाम कुछ भी दे लो। लोग कहते थे ज्यादा लागत लगती है, कम आमदनी होती है, कम उपज होती है। हमने भिंडी से लेकर के, हरी मिर्च से लेकर के, टमाटर से लेकर के, चावल से लेकर के, गेहूं से लेकर के और गन्ने तक, यहाँ की जो मिट्टी है, जिस क्षेत्र में आप लोग बैठे हो, ये हरिद्वार का क्षेत्र है यहाँ, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल से ही जो भी कालखंड बीता है पिछला, उसमें यहाँ की जो जमीन है, थोड़ा जो ये एरिया है खास करके, ये थोड़ा रेतीला एरिया है। यहाँ रेत वैसा नहीं उड़ता राजस्थान की तरह, लेकिन मिट्टी जो है वो, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़े रेतीले किस्म की मिट्टी है, मध्यम क्वालिटी की मिट्टी है। इसमें भी हमने 400 क्विंटल से ज्यादा गन्ना 1 एकड़ में पैदा किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी की, जहां पर फर्टाइल लैंड बोलते हैं ना जिसको, उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल लैंड जहां होती है, वहां भी 400 क्विंटल गन्ना पैदा करना चुनौती की बात होती है। हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, विश्व मुक्त कुदरती खेती का इतिहास बनाया। हम इस बार अपने कार्यकर्ता जो करीब पिछले 10 सालों से इसमें लगातार काम कर रहे थे, भाई राजेश जैन, उनको यहां पर पतंजलि कृषि गौरव पुरस्कार भी दिया। अभी लगातार पतंजलि ग्रामोद्योग में किसानों को प्रशिक्षण देने का काम चलता रहेगा। आप लोग भी जो अपने जिले से, उन लोगों को यहां पर भेज सके। कुदरती खेती का पहले लोग खाली बातें करते थे, खेती से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, टूथपेस्ट और
साबुन, शैम्पू, क्रीम से लेकर के जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक पहलू हमने उसके ऊपर कार्य किया है। यह स्वदेशी की बात खाली गाल बजाने के लिए नहीं है, यह स्वदेशी की बात खाली मंच से भाषण देने के लिए नहीं है, यह स्वदेशी की बात किसी से कोई चंदा उगाने के लिए नहीं है, यह स्वदेशी की बात कोई वोट बैंक बनाने के लिए नहीं है। यह स्वदेशी का अभियान इस देश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सेवा के लिए, यह है इस अभियान के पीछे की ताकत, सत्य। इसको ऐसे आगे बढ़ाना है। मैं यदि मेरे लिए काम करता, स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए काम करता, तो मैं आपको एक को भी यहां नहीं बुलाता। क्यों बुलाता? और स्वार्थी व्यक्ति के पास आता कौन? चाहे कितने ही प्रश्न उठे हों, और प्रश्न ही नहीं उठेंगे तो समाधान कहां से आएगा। इसलिए उनका भी स्वागत है जिन्होंने प्रश्न उठाए, और उनका भी स्वागत है जिन्होंने इस अभियान को प्रश्न उठाने के साथ साथ समाधान तक पहुंचाया। आप सब इसकी शक्ति बने। नहीं तो जो हमारे जैसे अल्हड़ फकीर, हम लोगों को बोला जाता है, बोलो बाबा जो है ना बड़ा बेबाक बोलता है, बाबा तो बड़ा साफ साफ बोलता है, बाबा तो एकदम ठेठ देसी है। ठेठ देसी होना लोगों को गाली जैसा लगता था, लेकिन हमने कहा हम देसी भाषा बोलते हैं, हम देश की संस्कृति पर गौरव करते हैं। हम चाहते, हम अभी भी ऐसे जब जब जरूरत होती है थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन हम जानबूझ करके इस दिशा में कम पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि मैं जिस दिन ज़्यादा अंग्रेजी बोलने लग गया, लोगों को लगेगा अरे शायद अंग्रेजी में कुछ ज़्यादा है। हमको अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भाषा कितनी सीख लो आप। आवश्यकता होने पर कभी कभी प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन सर्वोच्च सम्मान हमें अपने देश की ही भाषा को देना है। अपने देश में सर्वोच्च सम्मान अपने देश की भाषा का होना चाहिए। उसके नीचे दूसरी भाषाओं को सारी दुनिया ऐसे कर रही है, तो ये क्या भाषा के नाम पर अन्याय क्यों भाई? चाहे जर्मनी है चाहे जापान, जापान पूरी दुनिया में आज आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है। छोटा देश होते भी अर्थव्यवस्था चाहे 200 लाख करोड़ रुपए की उसकी जीडीपी है, लेकिन छोटा देश है ना, अपने तो एक स्टेट जितना है। आज जापान आगे बढ़ा तो अंग्रेजी के कारण से नहीं, और टेक्नोलॉजी भाषा में नहीं ब्रेन में होती है। क्या जापान में टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या जर्मनी में टेक्नोलॉजी नहीं है? जापान और जर्मनी की टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। और जापान और जर्मनी के दोनों ही देशों के लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, जैपनीज और जर्मन बोलते हैं। उधर रूस हो, रसियन बोलते हैं वहां। अरे छोटा सा इटली देश है, वो भी इटालियन बोलते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपनी भाषा पर गौरव करता है। ऐसे ही हमें हस्ताक्षर करते समय अपनी भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षर करने, अपने भाषा, भेषज, भोजन, भजन, भाव, संस्कृति सब में अपने देश को हमें गौरव देना है। तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति को ठीक से समझने के लिए आपको ये पूरा साहित्य दिया जा रहा है। आप इतना पढ़ लेना। हमने तो बहुत पढ़ा है। हम तो 9 साल की उम्र में पढ़ने लगे थे, इतना पढ़ा है। सबसे पहले मैंने पढ़ा था ये ग्रंथ महर्षि दयानंद का, ये सत्यार्थ प्रकाश। आप भी इसको जरूर पढ़ना, क्रांति आ जाएगी आपके जीवन। लेकिन इसको पढ़ के थोड़ा सावधान भी रहना है। कई लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के फिर जो भी सामने आया उसी को धर दबोचा। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के फिर ऐसा तर्क शास्त्र में आदमी निपुण हो जाता है कि दूसरों की धज्जियां उड़ाने में लग जाता है। तो तर्क शास्त्र में इतने भी ज्यादा मत उतरना कि तर्क हमको गर्त में लेके चला जाए। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, तलवार चलाना सीखना, लेकिन वो अपनों को काटने के लिए नहीं है, अपनी रक्षा के लिए होती है। ये ध्यान रखना। हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, फिर ये जो मंत्र आदि है ना, हवन के मंत्र, संध्या के मंत्र, हमने तो ऐसे ही, मेरे को जहां तक याद है 1-2 दिन में सब मंत्र याद कर लिए थे। हमको कोई हवन सिखाने वाला नहीं था, अपने खुद ही मंत्र पढ़ लिए। हमको तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं आता था उस समय, संस्कृत ऐसे ही पढ़ लिए थे और ठीक ठाक याद हो गए थे उसी समय। हवन कराने के लिए कोई पंडित जी हमारे गांव में नहीं थे तो पंडित जी, लेकिन वो मंत्र नहीं जानते थे।
अब कुछ पंडित लोग मंत्र नहीं जानते, तो अब हमारे आर्य जी एक दिन वैसे कहने लगे, बाबा जी एक बात बताओ। बोले कहा बताओ। बोला हमारे हिंडौन सिटी में एक पंडित जी को मंत्र तो आते नहीं थे, शादी हो रही थी तो हनुमान चालीसा पढ़ के शादी करवा दी। ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं। तो जो है अब हनुमान खुद ब्रह्मचारी और हनुमान चालीसा पढ़ के शादी करवा दी, कोई बात नहीं। अब तो पंडित जी से बोला महाराज ये तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ के करवा दी। बोले रोकनी होगी तो रुक जाएगी, फिर भागनी होगी तो भाग जाएगी। बोले हमने बहुत पवित्र मन से शादी करवाई है। खैर ये बात इसकी नहीं है, बात यह है कि थोड़ा स्मरण भी करना चाहिए। तो हम जो है घर में जो घड़े फूट जाते हैं उसको ठेकरा बोलते हैं। फूटा हुआ घड़ा ठेकरा लिया और पुराने घर ढूंढे। एक नए घर में आ गए थे तो पुराने घर, उसमें लोग आना जाना बहुत कम करते हैं, जाते ही नहीं, कोई ऐसी उजाड़ सी हो जाती है वहां। तो क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि घर में हवन करेंगे तो माता पिता को उतना ज्यादा पता नहीं था कि ये जो है लोगों को खाने को नहीं घी मिलता, ये घी में हवन में फूक रहा है। तो अब बच्चे थे, थोड़ा डर भी लगता था कि भाई माता पिता कहीं ज्यादा ना डांटे। तो चुपचाप फूटा हुआ घड़ा लिया, मंत्र खुद ही याद कर लिया, सारे मंत्र याद कर लिए, संध्या के हवन के सब मंत्र मैंने घर में याद किए थे बचपन में ही। 9-10 साल की उम्र, छोटा था, बच्चा था तभी, अपने आप। फिर हवन करके और यज्ञोपवीत भी पहनना था। यज्ञोपवीत पहनने का शौक चढ़ा हुआ था। चोटी तो बचपन से ही रखते थे, हमको नहीं पता जो है माता पिता ने रखवा दी होगी। पहले बचपन में चोटी थोड़ी कटवाते थे, पहले तो कोई चोटी काट दे तो लड़ाई हो जाती थी। सिर कट सकता है, चोटी नहीं कट सकती, जनेऊ गले से नहीं हट सकती, ये था सिद्धांत हमारा। और आजकल पहले कोई चोटी काट दे तो बोले सिर काट देंगे, और यहां पैसे देके चोटी कटवा रहे, नई से कह के कटवाते हैं कि चोटी भी ठीक ठाक साफ कर देना भाई, मोटी मोटी चोटी। फिर अब तो हमने पूरी चोटी कर दी है। हवन किया, यज्ञोपवीत पहनने का मंत्र होता है, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं परस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। ये मैंने 9-10 साल की उम्र में याद किया था। पर बस अपना मंत्र पढ़ा, जनेऊ पहन ली। अब कौन जनेऊ संस्कार करे जी? जनेऊ संस्कार कराने के लिए पंडित जी लाओ तो दक्षिणा देनी पड़े, फिर दावत करनी पड़े। हमने तो अपना आप ही मोल बाल के पढ़ लिया, पहन लिया जनेऊ, अपना जनेऊ संस्कार खुद ही कर लिया। फिर पढ़ने का इतना शौक था कि हमारे पास में इतने भी पैसे नहीं होते थे कि पुस्तकें ले आए। तो एक बाबा जी थे सत्यानंद जी, कुछ लोग उनको मजाक में गांव में सत्यानाशी भी कहते थे। बोले सत्यानाशी गांव में आया। कुछ लोग होते हैं ऐसे अल्हड़पने में बोल देते हैं। तो जो स्वामी सत्यानंद जी थे वो भी थे तो पक्के। बोले देख पुस्तक तो ले जाओ लेकिन फटनी नहीं चाहिए, जिल्द चढ़ाओ। तो हम जिल्द चढ़ाते थे, जो फटे फटे अखबार मिल जाते थे उनका जिल्द बना लिया, जिल्द चढ़ा करके और याद करके 5-7 दिन में वापस दे देते थे। तो हमने ऐसे पढ़े हैं ये पुस्तकें। हमारे पास में कोई ग्रंथ नहीं थे, हम तो उधार ले करके तब ये पुस्तक पढ़े हैं। आपको तो पूरा का पूरा सेट दे रहे, अपने घर में रखना और रोज पढ़ना। इतनी बढ़िया बढ़िया सारी पुस्तकें दे रहे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, विज्ञान की कसौटी प्रयोग, सारे शास्त्रों का सार है, ज्ञानामृत में अच्छे अच्छे सारे संग्रह हैं। वैदिक शिक्षा में ये एक छोटी छोटी पुस्तकें कि हमारी वैदिक संस्कृति के जो मूल मंत्र है ना, वो इस छोटी सी पुस्तक में दे रखे हैं। ये इतनी सी वैदिक शिक्षा आपने पढ़ ली ना, तो इसमें ही इतनी सी पुस्तक पढ़ने से आपको वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वैदिक संस्कृति को, उनका पता लग जाएगा। मैं साधना काल और व्यवहार काल के योग की बात करता हूँ, सारे मंत्र इसके अंदर दे रखे हैं। आप चारों वेद नहीं पढ़ सकते, इतना तो पढ़ लो। प्राणायाम रहस्य पुस्तक, योग साधना, योग चिकित्सा और सारे आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, ये तो सब पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। इससे आपको वात पित्त कफ का पूरा सप्त धातुओं का अष्ट और अष्टमा ओज होता है। सप्त धातुओं के बाद अष्ट धातु कहते हैं ना, पुष्ट होती हैं वो। इस और पूरा अष्ट चक्र से लेकर के ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, विरुद्धाहार, सही आहार क्या है, पूरा आहार का बोध, फिर प्राणायाम रहस्य, फिर योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, फिर आध्यात्मिक दृष्टि से और आपका प्रबोधन
आप दूसरों को भी दे सकें, आप भी और उन्नत हों। मैंने कहा निरंतर अपलिफ्ट होना है। तो ये साधना पथ, फिर ये साधक पाथे, ये इतनी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। जीवन का समाधान, मुझे लगता है आपने इतनी पुस्तकें पढ़ लेना तो आप इस देश के प्रथम तो योग प्रचारक होंगे, धीरे धीरे आप योग गुरु बनेंगे, योगाचार्य बनेंगे, योगी और ऋषि बन जाएंगे। आप क्रमशः आगे बढ़ते रहो। आप इस देखो, किसी किसी को लगता है हमारे जीवन का योगक्षेम कैसे चलेगा, माने घर परिवार कैसे चलेगा। याद रखना इस बात को, आप अपने आप को गुरु और भगवान को अर्पित कर दीजिए। आप जब समाज और देश की सेवा करते हैं तो समाज और पूरा देश आपकी चिंता करता है। अपने आप छोटा मत सोचो कभी भी जीवन में। हमने ये जो योग प्रचारकों का जो कार्य रखा है ना, ये कार्य बहुत बड़ा है। इसको पूरी दिव्यता के साथ करते हुए आपको मैं देखना चाहता हूं। मैं आर्थिक दृष्टि से भी इस बात को कहता हूं, आप लोगों के लिए जो हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ये तो माने उस कार्य के प्रति उत्साह देने के लिए हमने व्यवस्था की है। अरे जब आप अपने अपने जिलों में काम करोगे तो मैं कहता हूं आपके जिले में जो 10-15 लाख होते हैं ना लोग, आबादी, किसी जिले की 10, किसी की 15, किसी की 20 लाख की आबादी अपने हिंदुस्तान में। कोई छोटे जिले होंगे, कहीं सुदूर, कहीं वनवासी अंचल में, या कहीं पहाड़ी क्षेत्र में छोटे जिले थोड़े से हैं, वहां भी कम से कम 5 लाख की आबादी है हिंदुस्तान के कुल। जिस तरह से पूरी रचना है उसके अनुसार कह रहा हूं, नहीं तो 10 से 20 लाख की आबादी एक जिले की है। आप जब योग कराएंगे 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल भर में, आप देखना, आप पूरे जिले की चिंता कीजिए, पूरा जिला आपकी चिंता करेगा। भाई इस आदमी का योगक्षेम अच्छा होना चाहिए। आपसे ऐश्वर्य संभलने में नहीं आएगा। आप सोचते हो कि आपका योगक्षेम कैसे होगा। लोग जो है अपने कैरियर के बारे में डिफरेंट प्रकार से सोचते होंगे। मैं यहां आपको बस ये संकेत रूप में कह रहा हूं, विस्तार से ज्यादा मैं इसको इसलिए नहीं कहना चाहता। ये ज्यादातर लोग मैंने देखा, पैसा, पेमेंट, सैलरी, ये छोटे उद्देश्य है जीवन के। यदि मैं सैलरी के बारे में सोचता ना तो स्वामी रामदेव नहीं बनता, मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता। बड़ा सोचो। आप लोगों को मैं उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं, पहले तो जिस ऊंचाई पर मैं पहुंचा, और मैं अपनी जैसी ऊंचाई पर ही क्या बड़े रूप में कहूं, मैं हृदय से इस बात को, अंतःकरण की गहराई से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी सच्चाई से, भगवान को साक्षी मान करके इस बात को कहता हूं। मैं आपको किसी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में नहीं, मैं आपको भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर, ऋषियों के प्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहता हूं। इतनी ऊंचाई पर देखना चाहता हूं और ऐसे ऊंचाई पर देखता हूं।